वगैरह चाहिए। हेलो एस्पिरेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स तो देखे देखे से लग रहे हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, हम सीधा अपनी कंटेंट की बात करते हैं कि ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हम लोग सी सैट की, ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। और सी सैट में हम ज़्यादा एक्सक्लूसिव डिस्कशन करने वाले हैं बोधगम्यता यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। क्लास शुरू करने से पहले ना क्लास का एक एजेंडा सेट कर लेते हैं कि हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और इस क्लास करने के बाद आपके अंदर क्या अपडेशन या अपग्रेडेशन आएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बोधगम्यता मैं आपको सी सेट के लिए बताऊंगा कैसे पढ़ना है। यूपीएससी गलत ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस जो बनाती है वो कैसे बनाती है, आपको रीडिंग करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आंसर्स जब मार्क करते हैं तो वहाँ पे क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये हम सब कुछ इस पे बात करने वाले हैं, राइट। अब क्यों ना आपके माइंडसेट से ही क्लास को शुरू किया जाए। आप लोग सब इस क्लास को करने के लिए आए हैं, तो आपके मन में एक धारणा बनी है ना कि क्लास में ये बताया जाएगा,
क्लास में ये बताया जाएगा। ये जो मन में धारणा चल रही है, ये क्या है? अजम्पशन, पूर्व धारणा। क्या है? आपने मेरी क्लास हो सकता है इससे पहले नहीं देखी होगी, तो आप केवल अनुमान लगा सकते हो, लेकिन जो आपने अनुमान लगाया वो किसी तथ्य पर निर्भर करता है? नहीं, क्योंकि आपने इससे पहले मेरी कोई क्लास, तो आप एक धारणा बना के आए हो कि चीजें ऐसी ऐसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीसैट के बारे में आपको पता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व धारणा। अब कुछ स्टूडेंट शायद मुझसे पढ़ चुके हैं, वो मेरे क्लास को जानते हैं, तो उनके पास तथ्य है, प्रमाण है, तो वो मेरे क्लास का निष्कर्ष निकालेंगे कि क्लास ऐसी ही होगी। ये डिफरेंस है। तो हम अब हर चीज जो शब्द में कहूंगा वो कहीं ना कहीं आपको गद्यांश की ओर ही लेकर जाने वाला है। इज दैट ओके? आगे बढ़े। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पहले से ही हमारे इसमें सीसैट में या एग्जामिनेशन दे चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इस एग्जाम में पहली बार हैं। उनके लिए मैं ये लाया हूं। देखिए, ये आपका सिलेबस है। ये क्या है? आपका सिलेबस। सिलेबस में अगर आप पाओगे तो ओवरऑल 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स कह सकते हो, रीजनिंग कह सकते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें ये जो निर्णय लेना और समस्या समाधान, ये डिसीजन मेकिंग का होता था, जो 2011 से शुरू तो हुआ, लेकिन 2014 के बाद ये दिखना बंद हो गया। ये ऐसा सेक्शन था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और 2 ऑप्शंस सही होते थे, राइट? पर ये एग्जामिनेशन में नहीं है। लेकिन ये क्यों अभी भी लिखा हुआ है? क्योंकि बहुत सारे आपके ऑप्शंस जो हैं आज के टाइम पर जो पूछता है यूपीएससी, उसमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपका चेक करता है अप्रत्यक्ष रूप से, राइट? देखिए, आपका ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको पेपर 2 में कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा? 33%। आपका जो ये प्रीलिम्स का पेपर होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और इसमें ऑप्शंस होते हैं जो आपको ओमार शीट पर मार्क करने होते हैं, राइट? और ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में जब आप प्रीलिम्स पास करोगे तो ही आपको मेंस देने को मिलेगा। लेकिन जब तक आपके सीसैट में 33% स्कोर नहीं आ जाता, तब तक प्रीलिम्स में चाहे जितना स्कोर कर लीजिए उसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट पेपर 2 में 33% मार्क्स लाना ही चाहिए। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स, राइट? तो 80 क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स है, तो इसका जो स्कोर होगा, अगर मैं 2.5 मल्टीप्लाई कर दूं तो स्कोर कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स का आपका हो जाएगा, राइट? क्वालिफाइंग कितना है? 33%। तो अगर आप देखेंगे 33%, तो अगर मैं 200 का 33% निकालूं तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएगा ना, वो कितना आएगा? 66 मार्क्स पे। लेकिन ये आप पहुंच नहीं पाएंगे इस पे एग्जैक्ट, क्योंकि 27 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने हैं। तो 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मार्क्स से, तो स्कोर कितना चाहिए आपको? 67.5। तो 67.5 मार्क्स, तो याद रखिए यूपीएससी में ये एक ऐसा ऑप्शन है, ये एक ऐसा विषय है। तो 67.5 मार्क्स लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन राइट करने हैं? 27, राइट? तो आज मैं जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, इसी तरह बताने वाला हूं कि देखिए, ये एक ऐसा पेपर है कि जिसमें पहले से ही आपको क्या पता है? कट ऑफ मार्क्स पता है। मेंस में जो आपका कंपलसरी पेपर आता है उसका भी कट ऑफ पता होता है आपको, और सीसैट का कट ऑफ आपको पहले से ही पता है। तो इस पेपर को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर एक पीछे तरफ से लाइन खींची गई है कि जिस भी स्टूडेंट को 33% आया वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? क्वालिफाई हो गया। तो अब इसी चीज को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। अब एक चीज देखिए, ये एक औसतन बना हुआ है। 2021, 2022, 2023, 2024 औसतन कितने क्वेश्चन आए हैं? 27 क्वेश्चन आए हैं। यानी जितना आपको कट ऑफ के लिए चाहिए, मतलब जितना आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, उतना पर्याप्त क्वेश्चन पिछले 4 सालों से आपको कौन दे रहा है? गद्यांश दे रहा है।
और आज की क्लास का यही लक्ष्य होगा कि कम से कम आप अपने कट ऑफ का 90% केवल और केवल गद्यांश से ही कर लें, राइट। तो उसमें मैं इस क्लास में आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा, एक मूल्यांकन दूंगा, एक स्ट्रैटेजी बनाकर और प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे आप इस स्कोर को 90% इसका आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अर्जित कर, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू हैव टू हैव, आपके पास एक राइट माइंडसेट होना चाहिए। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अगर कुछ चीजों को विद्यार्थियों को यानी एस्पिरेंट को पहले ही तैयारी से पहले बता दिया जाए तो उनकी तैयारी एक बहुत अच्छे दृष्टिकोण से चलेगी और सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आज आपकी बात की है कि सीसैट के पेपर के लिए आपको एक राइट माइंडसेट चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट कहते हैं कि हम सारी मेहनत जीएस पेपर 1 में करेंगे, सीसैट तो टेस्ट सीरीज से हो जाएगा या लास्ट मोमेंट पे देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब इस माइंडसेट से पता चला है कि पिछले कई सालों से जिन स्टूडेंट की जीएस में बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, कट ऑफ क्लियर हो रहा था, लेकिन सीसैट क्वालिफाई न होने की वजह से उनकी सारी परेशानी वहीं आ गई, क्योंकि मेंस लिखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ये माइंडसेट पहले हमें सही करना है। ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे आपको वहीं लेके आऊंगा जहां मैं लाना चाहता हूं। ये इमेज दिख रहा है आपको? ये इमेज दिख रहा है? इस इमेज से कुछ कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं? कुछ विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं? देखिए, जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं और या कोई इमेज देखते हैं तो ब्रेन आपको कुछ ना कुछ बताता है। जैसे क्या बताएगा ब्रेन? आपको ये चीज पता है या नहीं है, परिचित है इससे या अपरिचित है। अगर परिचित है तो ये जो कंटेंट लिखा है किस विषय से है, किस उद्देश्य से, ये सब कुछ बताता है। आप जो ये इमेज देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि इसके लिए अगर मैं 100 वर्ड्स कहूं लिखने के लिए तो आप 100 वर्ड मुझे लिखकर दे देंगे। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने के लिए जो सबसे सटीक तरीका जो मुझे लगा कि वो डिबेट जो विद्योत्तमा और कालिदास के बीच में हुई थी। उज्जैन के विक्रमादित्य के राजा थे जिनकी बेटी का नाम था विद्योत्तमा। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और उसका एक कंडीशन था कि वो उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसको इंटेलेक्चुअल डिबेट में हरा देगा। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोगों की बेइज्जती होने लगी थी, तो गुस्सा होकर उन्होंने एक व्यक्ति देखा जंगल पर कि जिस डाली पे वो बैठा है वो वही डाली काट रहा है। तो कहा भैया इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है, इसी को उठाते हैं और डिबेट कराते हैं। तो विद्योत्तमा के पास जब लेके गए तो उन्होंने कहा कि भाई इनका साइलेंट मेडिटेशन है, यानी मौन व्रत। तो कहा कोई बात नहीं, हम इशारे से अपनी डिबेट करेंगे। अब एक तरफ ऑथर है, एक तरफ रीडर, और एक तरफ ये ऑथर है, एक तरफ रीडर। दोनों एक दूसरे के ऑथर भी हैं और दोनों एक दूसरे के लिए रीडर भी हैं। लेकिन आपने जिस विषय में जितना ज्ञान अर्जित किया है, आपके लिए वो विषय उतना ही बड़ा है। आप गूगल पे क्या सर्च कर सकते हो? आप गूगल पे क्या सर्च कर सकते हो? या? जी नहीं, आप गूगल पे सब कुछ सर्च नहीं कर सकते। आप गूगल पे वही सर्च कर सकते हो जो आप जानते हो या जानना चाहते हो। अभी नासा के रॉकेट के अंदर क्या क्या है आपको नहीं पता तो क्या सर्च कर लोगे? तो ये कह देना कि गूगल कुछ भी सर्च कर सकता है, वो उसका फीचर है, आपका फीचर नहीं है। उसी तरीके से कालिदास, जब कालिदास नहीं थे तो उनका ज्ञान लिमिटेड था, लेकिन विद्योत्तमा का ज्ञान बहुत ज्यादा था। जब डिबेट शुरू हुआ तो विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई। चूंकि उनका ज्ञान बहुत ज्यादा था, उन्होंने उस उंगली के बारे में क्या पूछा कि परमात्मा एक है। विद्योत्तमा ने क्या पूछा? आप बैठ जाओ, सीट कंफर्टेबली आप सबको बैठ जाइए। तो विद्योत्तमा ने क्या पूछा कि परमात्मा एक है। तो कालिदास ने कहा कि अच्छा, तुम मेरी एक आंख फोड़ना चाहती हो, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। अब ये बताइए, क्या कालिदास को इतना ज्ञान था कि परमात्मा के आत्मा का ज्ञान था? उन्होंने अपने नॉलेज से, उनके पास जो प्रायर नॉलेज था, पूर्व ज्ञान था, उससे उनको लगा कि हो ना हो ये ज्ञान की बात तो है नहीं, मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं इसकी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्योत्तमा तो ज्ञान है, तो वो उस नॉलेज को कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगी? ज्ञान से। कैसे करेंगी? ज्ञान से, क्योंकि उन्होंने नॉलेज को अपना बेस बनाया हुआ है और यहां पर नॉलेज बेस नहीं है। तो विद्योत्तमा को लगा कि अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति है, कह रहा है कि केवल परमात्मा नहीं, परमात्मा और आत्मा
दोनों है, दो सोल है, इंडिविजुअल सोल भी है और सुप्रा सोल भी है। अरे वाह, ये बहुत ज्ञानी लगता है। फिर विद्योत्मा ने अपने ज्ञान से कहा, विद्योत्मा को लगा कि वो 5 इंद्रियां बता रही हैं, और कालिदास को लगा अच्छा तुम थप्पड़ मारोगे, मैं तो मुक्का मारूंगा, मुक्का। तो विद्योत्मा ने जब 5 उंगलियां दिखाई तो कालिदास ने क्या दिखाया, मुक्का। लेकिन विद्योत्मा को लगा अच्छा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो ज्ञानी है। तो आप देखिए कि इस ऑथर और इस रीडर में कितना गैप है, क्योंकि दोनों की परसेप्शन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को लेकर कितनी ज्यादा अलग है। अब यूपीएससी को आप कहीं भी रख दीजिए और आप चाहे कहीं भी बैठ जाइए, यही चीज है कि आपको गद्यांश में इतनी ज्यादा गलतियां होती हैं, यही चीज है कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग से डिविएट करती है, यही वो चीज है कि इंटरव्यू में जो पैनल सवाल पूछता आप उससे डिविएट हो जाते हो, क्योंकि आपका नॉलेज और आपका परसेप्शन ही सवाल के जवाब को बदल के रख देता है। ये समझ में आया आपको, हाँ या ना? ठीक। अब इसकी आगे की कहानी तो आप जानते हैं। देखिए, एक थ्योरी है जिसका नाम है स्कीमा थ्योरी। क्या नाम है? स्कीमा थ्योरी। मैं सारे सब्जेक्टों का मिश्रण करके एक एनालिटिकल और बहुत प्रैक्टिकल क्लास आपके लिए लाया हूं, ताकि इस क्लास के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर सीसैट के राइट ऑप्शंस करने की, पहचानने की शक्तियों को बढ़ा दिया जाए, राइट? लेकिन अभी मेरी क्लास का मूल्यांकन कैसे हो रहा होगा? जितना आपको अभी उसका ज्ञान होगा। धीरे धीरे यह ज्ञान भरता जाएगा, फिर हम लोग एक चैप्टर पे आ जाएंगे। स्कीमा थ्योरी यह कहती है कि जिस व्यक्ति ने जिस विषय के बारे जितना पढ़ रखा है, अगर उसी विषय से संबंधित कोई टॉपिक आता है तो उसका मूल्यांकन अपने दिए गए प्रायर नॉलेज से ही वो करता है। स्कीमा थ्योरी समझ में आया, हाँ या ना? आप मेरे को रिस्पॉन्स करते रहे ताकि मुझे समझ में आता रहेगा, राइट? अब एक काम कीजिए, आप लोग अपने पेंसिल और पेज या बुक निकाल लीजिए। स्विमिंग जो है बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती, उसके लिए नदी में। ऐसा करूं क्या कि स्विमिंग सिखा दूं बोर्ड पर, कहूं नदी में कूद जाइए आप, और बोला तो था कि दायां हाथ आगे करो बायां हाथ पीछे, होगा? तो पेन पेंसिल निकाल लीजिए, पेपर निकाल लीजिए। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, कोई भी व्हाइट शीट एक निकाल लीजिए और पेन को बिल्कुल रॉकेट की तरह हाथ में पकड़ लीजिए। आप तैयार हैं ऑल ऑफ? ठीक है। अब आपको मैं एक चित्र दिखाऊंगा, उस चित्र से आपके मस्तिष्क में जितनी भी चीजें आती हैं 30 सेकंड के अंदर लिख लीजिए। कितने अंदर? 30 सेकंड्स के अंदर लिख लीजिए। आर यू ओके विद इट? मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, जो कुछ भी समझ में आ रहा है 30 सेकंड में लिख लीजिए। 30 सेकंड लिखिए। चेहरे पे काफी प्रसन्नता है आपकी कि इजी टॉपिक है। लिखिए आप लोग इस चित्र से 30 सेकंड में जो भी कुछ समझ में आ रहा है आप लिख लीजिए, कॉम्प्रीहेंड कीजिए उस चीज को। कुछ लोग 2 3 4 बार देख रहे हैं जैसे। आज हो जाएगा? 30 सेकंड हो गया, आज हो जाएगा ना? ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको फ्रूट कहा होगा, फल कहा होगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों को कश्मीर याद आया होगा, बहुत सारे लोगों को व्यापार याद आया होगा, बहुत सारे लोगों को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी याद आई होगी, बहुत लोगों को बाइबल एडम एंड ईव की स्टोरी याद आई होगी, बहुत लोगों को यह भी याद आया होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यानी व्यापार याद आया आप लोगों को, फल याद आया, कश्मीर याद आया आपको, एडम ईव याद आया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, बहुत सारी चीजें याद आई। इस फल को आप उतना ही देख सकते हो जितना इस फल को आपने अपने ज्ञान के स्वरूप में देखा है। लेकिन हो सकता है कि गद्यांश पढ़ने से पहले आपका स्कीमा थ्योरी यह कहता है कि आप इस विषय को फल के रूप में ही जानते हैं, या आपने जो किताबों में लिख रखा है उस रूप में जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि गद्यांश जब आए तो लेखक इस सेव की बात कर रहा हो। यह सेव कौन सा सेव है? कौन सा सेव है ये? अरे है तो सेव ही ना। किस कंपनी का लोगो है? एप्पल कंपनी का। क्या ये दोनों एप्पल हैं? लेकिन आपके मस्तिष्क में ये किसने बता दिया कि ये लोगो है, ये फल है? इसका मतलब है कि आपको इस विषय का प्रायर नॉलेज है, और यही प्रायर नॉलेज जब गद्यांश को पढ़ता है तो आपको गद्यांश से अलग ले जाने की कोशिश
करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे मैं आपको चीजों को लेके जाऊंगा। आपको अभी इस क्लास में अपने आप से यह प्रश्न भी करना है, आप सबों का एक एज तो होगा, 21 के ऊपर हो गया आप, और 4 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू की आपने, यानी आपने 17 साल तक, 17 ईयर्स तक रीडिंग किया। इसके अलावा कुछ किया? ए फॉर एप्पल से लेकर इतिहास के अकबर तक आपने केवल क्या किया? तो ऐसा इस क्लास में क्या होने वाला है 1 घंटे के अंदर जो 21 सालों में नहीं हुआ? यही थ्योरी का जवाब हम देंगे इस क्लास में, जिससे आपकी सोचने की धारणा बदलेगी, और जब इस सोचे हुए तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका और चीजें इंप्रूव होंगी। इस डायग्राम या इस चीज को आप देखते हो तो आपका पिछला नॉलेज क्या कहता है? ये क्या है? अरे बताइए क्या है ये? इंडिया का मैप है। पॉलिटिकल या फिजिकल? अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ना तो इसमें कुछ दिया गया है ना दिया, लेकिन बोलने वाले बोलना शुरू कर दिए और यहीं से ऑप्शन रॉन्ग होना शुरू हो गया। जैसे ही दिया पॉलिटिकल या फिजिकल तो नोटा का बटन नहीं दबाएंगे, किसी को वोट दे ही देंगे। ना ये पॉलिटिकल है ना ये फिजिकल। लेकिन अगर मैं कहूं कि केवल ज्योग्राफी विषय से जुड़ी हुई है तो गलत होगा, क्योंकि तो इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है ना। ये क्या ज्योग्राफी है? ये क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री है ना, राइट? तो अब मैं ये कह रहा हूं कि हमें स्कीमा थ्योरी पे काम करना है कि हमें अपनी पूर्व धारणा का इस्तेमाल नहीं करना। आगे की क्लास कैसे चलेगी इसके ऊपर बात करते हैं। मैं कभी भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाता हूं तो 3 दायरे बताता हूं। प्री रीडिंग। प्री रीडिंग मतलब जैसे 2:30 बजेगा, घंटी बजेगी, हाथ में पेपर होगा, सील टूटेगा और पहला पन्ना वापस। मई और जून की लबलबाती गर्मी, झूला झूलाता बेंच और चेयर, और पेपर 1 में कितने सवाल गलती हुए या सही हुए उसका कंफ्यूजन अभी भी माथा में, सर में घुसा हुआ है, क्योंकि एक बाहर खड़े व्यक्ति ने बता दिया है कि आपके सारे उत्तर गलत हैं और उसके सारे उत्तर सही है। इतना प्रेशर लेने के बाद जब पेपर खुलेगा तो गद्यांश समझ में आने वाला नहीं है। उस वक्त ये लगेगा मैथ करें, रीजनिंग करें, हम लोग घूमते रहेंगे। लेकिन अगर मैं कोई चीज को पहले से ही संयोजित कर लूं, प्रैक्टिस कर लूं, प्रेशर हैंडल कर लूं, तो उस दिन मुझे केवल परफॉर्म करना है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। तो विद्यार्थियों, प्री रीडिंग का मतलब क्या होता है? प्री रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे ही कोई गद्यांश आप देखते हो, केवल एक लाइन पढ़कर कितनी बातों का मूल्यांकन कर सकते हो? बहुत सारी बातों का मूल्यांकन आप केवल पहली लाइन पढ़कर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने जीएस पेपर 1 के लिए बहुत सारी रीडिंग कर रखी है। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूं। महिलाओं का सशक्तिकरण होना, यह एक पॉजिटिव टॉपिक है या नेगेटिव? पॉजिटिव। यह भारत में होना चाहिए या नहीं? तो अगर मैं एक ऑथर हूं, मैं एक लेखक हूं और महिला सशक्तिकरण पर लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिखूंगा कि भारत में कितना व्यापक हुआ, क्या यह सही है, कितना व्यापक हुआ, या इसको और व्यापक होना चाहिए था, इसकी बढ़त कितनी तेज है, या किसी दूसरे देश के साथ कंपेयर करूं। यानी ये ऐसी पॉजिटिव चीज है जिसकी संरक्षण की बात करूं, विस्तार की बात करूं, एक्सपेंशन की बात करूं, और क्या होना चाहिए कि ये पॉजिटिविटी हमारे देश में रहे। अब बच्चों में अगर कुपोषण की बात है तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो यहां पर गद्यांश क्या बात करेगा कि कारण क्या है, इसका सुझाव क्या है? तो हो सकता है कि इस तरह के पैसेज आपको कमिटी रिपोर्ट्स, कमीशन की रिपोर्ट में मिले, क्योंकि कमिटी कमीशन किस पे बनाई जाती है? जब कोई प्रॉब्लम आता है, वो व्याख्यान करते हैं, पढ़ते हैं और अपनी सुझाव को देते हैं। यानी आज के बाद अगर आप कोई भी टॉपिक देखोगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो साइड में लिखो कि इस गद्यांश में क्या क्या हो सकता है। कारण हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है क्या। और पढ़ के क्या ज्ञात होगा कि ऑथर का मूल्यांकन ज्यादा कारण पर है, इंपैक्ट पे है या सॉल्यूशन पे है। समझ में आ रहा है? अरे कुछ आ रहा है कि नहीं? ड्यूरिंग रीडिंग, गद्यांश को पढ़ते हैं जब गद्यांश को बच्चे पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर गद्यांश को पढ़ते हैं। इस तरीके से आप पाते हो कि वो व्यक्ति बार बार गद्यांश को पढ़ रहा है। आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं?
देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आपकी प्रिपरेशन में भी काम आएगा। आप कैसे तैयारी करते हैं उसमें भी ये काम आने वाला है, तो आप ध्यान से सुनिए हर चीज को। रिग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार पढ़ना। जैसे कि विद्यार्थियों ने जब गद्यांश पढ़ लिया तो उनको समझ में आता है कि मैंने लगता है एक लेवल का समझ लिया है, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ते हैं, जो समझ है वो चैलेंज हो जाती है और वापस आके गद्यांश पढ़ते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो ऑप्शंस को भी बार बार पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, आपका सी सेट का पेपर लगभग 22 पेज का होगा, 22 पेजेस। रफ रफ शीट हटा दूं, नीचे पीछे रफ होता है ना व्हाइट पेज, उसको हटा दो, तो आपका हिंदी वाला 22 पेज का होगा ओवरऑल, ठीक है, जिसमें से आधे से ज्यादा पन्ने गद्यांश ले लेता है, राइट, क्योंकि 27 सवाल हैं तो उतने लगेंगे। इस 22 पेज को एक बार में पढ़ने के लिए किन्हीं किन्हीं विद्यार्थियों को 1 घंटा 10 मिनट लग जाता है। सॉल्यूशन छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है? रिग्रेशन। क्या आपने इससे पहले ये मूल्यांकन किया है कि आप लोग वो कितनी लाइनें पढ़ लेते हैं बिना भूले? वो कितनी लाइनें हैं कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो बिना भूले आपने एक पन्ना पढ़ा और किताब बंद कर मूल्यांकन किया कि मेरे को क्या क्या याद है? ऐसा कभी किया है? तो ये सारे एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं विद्यार्थियों, क्योंकि एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको इतिहास नहीं आता तो आज आप 1 महीना जाके इतिहास पढ़ लीजिए, आपको सारा इतिहास का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल सेट है जो समय के साथ ही आएगा। वो ऐसा पेड़ नहीं है कि आज बीज लगाई और कर बरगद का पेड़ बन जाएगा। पोस्ट रीडिंग, यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहीं पर सीसैट पेपर से बाहर हो जाते हैं, मतलब बाहर। आपने अभी, अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ो अपनी, नोटिफिकेशन पढ़ा है आपने अपना कभी? ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहीं से शुरू कर लीजिए अपना नोटिफिकेशन। कितने जॉब्स हैं? टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं? 24 या 25? वहां तो एकदम पक्का लिखा होगा, या 26? चलिए आप अपने नोटिफिकेशन से शुरू कीजिए। पोस्ट रीडिंग में क्या है विद्यार्थियों, इसमें है आपको ऑप्शन नलीफाई करना है। मैं कभी भी अपनी क्लास में नहीं कहूंगा, जब प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूं आपको या करवाने की कोशिश करूंगा, कि आप सही ऑप्शन चूज करिए। नहीं, आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, जो बचेगा वही सही उत्तर होगा। प्री रीडिंग यानी पहले से मूल्यांकन कर लेना कि गद्यांश में क्या हो सकता है। ड्यूरिंग रीडिंग का मतलब है कि गद्यांश को कैसे पढ़ना है, मैं आज बताऊंगा। और पोस्ट रीडिंग का मतलब यह है कि किस तरीके से रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। मैं आज कुछ एग्जांपल दे दूंगा कि यूपीएससी कितने वैरायटी के रॉन्ग ऑप्शंस बनाता है। बोधगम्यता के 3 चरण होते हैं। एक का नाम है रीडिंग, मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही तरीका होता है रीडिंग करने का, अभी से क्या प्रैक्टिस करें। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? समझ, कि आप पढ़कर कितना समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप मेट्रो स्टेशन में ट्रैवल करते हैं और उसमें लिखा है कि पीली लाइन के पीछे खड़े रहें, और ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब आपको देवनागरी स्क्रिप्ट आती है, अंग्रेजी आती है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन तभी होगा जब वो रीडिंग आपके एक्शन में दिखे। किस में दिखे? एक्शन में दिखे, विचारधारा में दिखे, तब समझ में आएगा कि आपने उसको समझा और उसको अप्लाई भी किया। केवल अगर रीडिंग का हुनर रखते हैं तो आप स्क्रिप्ट जानते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट जानते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं सकते। कितनी भी कठिन गद्यांश क्यों ना आए, एक काम तो कर ही ले जाएंगे आप। क्या कर ले जाएंगे? पढ़ ले जाएंगे। समझ आया या नहीं आया यह अलग बात है। तो कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे और अंतिम क्या होगा? सॉल्व। इसको एक बार पढ़िए, जितनी जल्दी हो सके पढ़िए, जितनी जल्दी हो सकता पढ़िए इसको। पढ़ लिया? क्या लिखा था? रिपब्लिकन को वापस भेजा, व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन को दोबारा भेज दिया। ये पढ़ने में समय क्यों लगा? बहुत सिंपल सा था ना, क्योंकि दूर दूर लिखा हुआ था। अगर पास पास लिखता तो? इससे क्या समझ में आया? ब्रेन कभी भी ब्लॉक ऑफ वर्ड्स पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ब्लॉक ऑफ वर्ड्स। वो एक शब्दों से मतलब नहीं निकालता, वो सारे शब्द पढ़कर निकालता है।
लेकिन ह्यूमन ब्रेन का एक फंक्शनैलिटी ये है कि जब भी कोई ऐसा गद्यांश आता है जो वो पहले से नहीं जानता या नया है, तो ऑटोमेटिक उसकी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप चीजों को जानते भी हो, लेकिन अगर आप एक स्पीड पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं डेवलप करोगे, तो भी आपकी रीडिंग क्या होगी? स्लो ही रहेगी। और अज्ञात गद्यांश आ जाएगा तो स्पीड और ज्यादा स्लो आ जाएगा। अब एक चीज इस पे मूल्यांकन करते हैं कि आपने, अब मैं वो पैराग्राफ दिखाता हूं, इससे कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से पता चल रही हैं, कुछ अप्रत्यक्ष। जैसे कि राष्ट्रपति ने किसको हराया? कमला हैरिस को हराया। अब आपका पूर्ण ज्ञान यह कहता है कि कमला हैरिस भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, लेकिन वो हार गई। पूर्व राष्ट्रपति ने हराया, मतलब जिस व्यक्ति ने हराया है वो पहले भी राष्ट्रपति रह चुका है। अब मैं कह सकता हूं कि यह मेरा अनुमान है या निष्कर्ष? हराने वाला व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति है, यह अनुमान है या निष्कर्ष? निष्कर्ष इसलिए है क्योंकि गद्यांश में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। अनुमान तब होता जब प्रमाण नहीं होता और मैं एक अजम्पशन करता कि ऐसा हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि निष्कर्ष और अनुमान में क्या डिफरेंस है, पूर्व धारणा में क्या डिफरेंस है? बहुत बार यूपीएससी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य स्वरोत्तम निष्कर्ष को दर्शाते हैं, और व्यक्ति पूर्व धारणा मार्क करके चला जाता है। या पूर्व धारणा पूछा है तो वो निष्कर्ष मार्क करके आ जाता है, क्योंकि निष्कर्ष ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना, या मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं? ठीक है, तो ये समझ में आया। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको, वो सुना है ना, हौले हौले से दवा लगती, हौले हौले से दुआ लगती, तो हौले हौले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आना शुरू होगा। आप सबने खुद को अखबार पढ़ते देखा है, खुद को तो देखा है ना अखबार पढ़ते। सुबह की चाय हमारे पास होती है, हाथ में 2-3 मार्कर, किन्हीं किन्हीं बच्चों के हाथ में 2-3 कलर का पेन होता है, किन्हीं किन्हीं के हाथ में स्केल भी होता है। आराम से बैठकर हम अंडरलाइन करते हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह उसको पढ़ते हैं। औसतन अगर मैं देखा जाऊं तो सबसे बेस्ट रीडिंग एबिलिटी डेवलप्ड होती है जब आप अखबार पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि अखबार हर दिन या हर 2-3 दिन के अंदर एक अपरिचित इवेंट लेकर आपके सामने आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अपरिचित गद्यांश होता है। आईएएस बनने के लिए आप परिचित डेटा के साथ कैसे अपने माइंड को कॉम्प्रिहेंड करते हैं ये नहीं चाहिए। अनसीन अननोन डेटा के लिए आपका ब्रेन कैसा ट्रेन कर रखा है, उसी के लिए आईएएस आप बने, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सवाल कैसा है। पिछले सवालों को देखते हो तो ये निष्कर्ष निकालते हो, क्योंकि प्रमाण है कि क्वेश्चन हो सके तो यहां से आ सकता है। लेकिन पहली बार जब सीसेट 2011 में आया होगा तो निष्कर्ष निकाला होगा या कुछ अजम किया होगा? अजम्पशन किया होगा। समझ में आ रहा है? निष्कर्ष पिछले साल के पेपर का सीसेट देखेंगे, अगले साल का पेपर कैसा है, ये क्या है? निष्कर्ष। लेकिन 2011 में जब पहली बार सीसेट आया तो हमने क्या किया? पूर्व धारणा, अजम्पशन। तो विद्यार्थियों, मैंने यही कहा कि आप ब्लॉक ऑफ वर्ड्स पढ़ते हो। आज से या कल से जब आप अखबार आप पढ़ोगे तो मैं एक पढ़ने की पद्धति बताता हूं आपको। आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा टॉपिक उठाओ, जैसे कि आपका अगर ह्यूमैनिटी का बैकग्राउंड है तो आप कौन सा टॉपिक उठाओगे? साइंस एंड टेक का, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का। अगर आप इंजीनियर हो तो कोई ह्यूमैनिटी का उठा लो, इकोनॉमिक्स का उठा लो। और आपको क्या करना है? आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है? जब आप सरसरी निगाह से किसी टॉपिक को पढ़ते हो, एक सामान्य विचार लेने के लिए कि पता लगाया जाए कि मूल क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं, उसका नाम क्या है? स्किमिंग। तो विद्यार्थियों, एस्पिरेंट्स, आज से एक आर्टिकल उठाएंगे आप जो अपरिचित हो, उसको क्या करेंगे? इतनी तेजी से पढ़ेंगे, लेकिन एक धारणा निकालने की कोशिश करेंगे कि सामान्य रूप से इसमें किस बात का मूल्यांकन किया गया है। दूसरी रीडिंग जो आप करेंगे उसमें करेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग का क्या मतलब होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है कि आप तेजी से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर आप कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यह गद्यांश आखिर क्यों लिखा गया है। तो आज के बाद, और मैं क्यों अखबार का नाम ले रहा हूं, मैं हर बार अखबार का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी का रिसोर्स ऑफ आस्किंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में न्यूज़पेपर भी एक बहुत बड़ा है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस
वॉशिंगटन पोस्ट, यही सबसे मैक्सिमम गद्यांश लिए गए थे 2023 में। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप सोर्स के पीछे जाइए, क्योंकि वो तो कहीं से भी हो सकता है। मैं आपको ये सिखा देता हूं कि किस तरीके से तूफान में नाव चलाया जाता है। अब वो बता दूंगा तो चाहे कहीं भी हो आप गाड़ी को चला ले जाएंगे। इज दैट ओके? तो ये प्रैक्टिस करेंगे आप। और पेपर रीडिंग का समय मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, क्योंकि 2 घंटे का जो सीसैट का पेपर होगा तो उसमें जो सिविल सर्विसेज का जो सीसैट का पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का या सीसैट का पेपर होगा, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 27 सवाल आते हैं और आपको पहले घंटे में 27 क्वेश्चन कर लेना है और यही कोशिश होगी कि उसमें 90% आपका राइट हो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने कट ऑफ का 90% स्कोर पहले घंटे में ही अचीव कर चुके होंगे। इज दैट ओके? अभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नाइजीरिया के दौरे पे गए हुए हैं। फिर सुनने में आ रहा है वो नाइजीरिया से ब्राजील जाएंगे, ब्राजील से गुयाना जाएंगे। इज दैट ओके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की राजधानी अंबुजा पहुंचेंगे, सब डेटा लिखा हुआ है। विद्यार्थियों एक चीज बताइए, यहां क्या लिखा है? वंदे मातरम के जयघोष के साथ भारतवासियों ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे तो केवल और केवल रीडिंग एबिलिटी नहीं डेवलप करनी है, आपको रिटेंशन भी डेवलप करना है। क्या करना है? रिटेंशन, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर 1 पेपर 2 में वही होगा। और मैं इस क्लास के बाद ये बता दूंगा कि पेपर 1 पेपर 2 में कोई मैक्सिमम डिफरेंस है ही नहीं। पेपर 1 बना है फैक्ट चेक करने के लिए, पेपर 2 बना है ओपिनियन, कि आप कितने ज्यादा किसी की सोच को पहचान सकते हो, बस। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों कि आप इसको पढ़ो, एक पूरी आर्टिकल, आप किताब बंद कर दो। आपने पहले पढ़ा, फिर उसको समझो। पढ़ के समझ के जो आपके दिमाग में 2-3 कोर आइडियाज आ रहे हैं, उनको सारांश बनाकर वहां पर लिख लो। क्यों? ये मेंस में भी आपको सॉल्व करने में हेल्प होगी, क्योंकि मेंस में जब एक लाइन की क्वेश्चन पूछेगी तो आपके दिमाग में भी एक कंटेंट आएगा, उसको आपको एक पद्धति में सजाना होगा और फिर उसको लिखना होगा। लेकिन वही पद्धति आपको इधर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी काम करेगी। तो आपको एक चीज क्या करना है, आपको पढ़ना है, समझना है, मुख्य विचार ज्ञात करना है और फिर उसका सारांश लिखना है। अब चलिए मैं आपको दोबारा फिर बताता हूं आपका प्रायर नॉलेज। यहां लास्ट में लिखा है ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी जी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको G20 तो पता है, G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में हो रहा है। मतलब क्या ब्राजील भी इसका मेंबर है? अरे G20 सम्मेलन होगा कहां? जो कंट्रीज उसके मेंबर होंगे वही तो। ऑब्वियस ही बात है, कोई और कंट्री क्यों आपके पीछे पैसा खर्च करेगा? भाई मेंबर तुम हमारे यहां करो, क्यों? है ना? हो सकता है किसी लोगों को और भी पता हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सब आपको सारे G20 यूरोपियन सबके याद भी हैं, राइट? नाइजीरिया कहां है? अफ्रीका। और गुयाना और ब्राजील कहां है? अमेरिका में ना, अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर। तो विद्यार्थियों, चूंकि आपका प्रायर नॉलेज है इस विषय को, याद रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट होता है कि सर मुझे अपना पहले का ज्ञान इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। पहली सबक, प्रायर नॉलेज का इस्तेमाल केवल विषय से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। याद रखिए, गद्यांश एक विषय है, लेकिन विचारधारा, डायरेक्शन, सोचने की डायरेक्शन, ये सारा कुछ कौन तय करेगा? प्रश्न की मांग। कौन तय करेगा? प्रश्न। वो जो प्रश्न पूछा गया वही सब निर्धारित करेगा। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? तो सेकंड मेथड ऑफ इंप्रूविंग रीडिंग इज रीड आर्टिकल। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़िए, उसको बंद कर दीजिए, आपने पढ़ा, समझा, मुख्य विचारों को निकालिए और फिर उसका सारांश लिख लीजिए, ताकि ब्रेन को अडॉप्शन हो जाए किसी भी चीज को पढ़ के 2-3 लाइन में सारांश करने का। ब्रेन का पावर डेवलप हो आपका, राइट? हाँ या ना? अब सरसरी निकाल के उसको पढ़ डालिए। एक सेकंड, हम क्लास में जो सीखेंगे अप्लाई करेंगे। आपकी आंखें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, राइट हैंड, राइट की तरफ जाएंगे ना, टेनिस की तरह। मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या करना है? स्किमिंग। पहले तेजी से देखना है, उसके बाद क्या करना है? स्कैनिंग। इज दैट ओके? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ।
अभी मुझे आई बॉल सबकी तेज चाहिए बिल्कुल, चलिए भगाइए जितना तेज भगा सकते हैं, शब्द उठाइए, ये आपके पास होगा तो और आसान होगा, लेकिन कोशिश कीजिए, चलिए। भगा के देखिए जितनी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। चलिए स्किमिंग खत्म, स्कैनिंग शुरू। आप कुछ एक्सक्लूसिव ढूंढिए, कुछ एक्सक्लूसिव ढूंढिए। ठीक है, ठीक है। पहला पैराग्राफ क्या बात कर रहा था? तारीख जो लिखी गई है, मतलब आपके दिमाग में एक शब्द आया कि तारीख लिखा गया था, जो लिखने वाला है वो तारीख के लिए संवेदनशील लग रहा था क्या? तारीख के लिए संवेदनशील लग रहा था क्या कि तारीख के साथ गलत हो रहा है? अब सेकंड पैराग्राफ किसके ऊपर था? कौन सा था हीरो उसका? औरंगजेब। तीसरे में बिरसा मुंडा। यानी आपने देखा कि आपने अगर रीडिंग स्पीड कम से कम 200 वर्ड का था, ये कितने का? और यूपीएससी की हायर लिमिट 200-220 वर्ड की है, उससे ज्यादा का बड़ा पैसेज फिलहाल देखने को नहीं मिला। इतना बड़ा पैसेज है, आपने कितने दिन में पढ़ा होगा? मतलब मैक्सिमम अगर ले लूं तो 1 मिनट में आपने इतना आइडिया जनरेट कर लिया। विद्यार्थियों, नेचुरल है कि हर व्यक्ति जो यहां बैठा है ना, उसका एक कॉम्पिटेंसी होता है जिसको हम कहते हैं मैनेजेबल रीडिंग सेक्शन। मैनेजेबल रीडिंग सेक्शन का मतलब होता है कि क्लास में बैठा हर विद्यार्थी, कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होगा कि वो जब 4 लाइनें पढ़ लेंगे फिर भी उनको चीजें याद रहेंगी, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जैसे उन्होंने जैसे ही 3 लाइन पढ़ा यहां तक गए और जैसे ही आगे बढ़ा वो भूल गए कि पहले 3 लाइन में क्या लिखी गई है। तो जब वो पूरी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि पहले पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लेते हैं, और वो तो दोबारा बार बार जब पढ़ते हैं तो मैंने कहा इससे क्या डेवलप हो जाता है? रिग्रेशन। यही टाइम वेस्ट करता है, और ये दूर हो जाएगी तो आपको बाकी विद्यार्थियों से 20-25 मिनट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप पहली बार में ही चीजों को समझ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने स्किमिंग किया, फिर आपने स्कैनिंग किया, और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे हो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो पहली बार किताब में मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बार आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। मे बी आप सेकंड रीडिंग जब करो तब जाके आप उसको मार्क करना शुरू करो, क्योंकि अब आपकी मेच्योरिटी डेवलप होगी कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं कुछ चीजों को बताऊंगा। 200 वर्ड्स में से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 5% वर्ड्स को लिया, लेकिन फिर भी आपको गद्यांश याद है। देखिए कैसे। पहले में किसकी बात की गई? तारीखों की। पहले हर चीज क्या था? उसका था, लेकिन आजकल क्या ये मतलब निकल गया? कोई दिक्कत? ये सेकंड पैराग्राफ तो औरंगजेब का था, आप सबको याद है, तो औरंगजेब मेरा कीवर्ड नहीं होगा। क्या होगा? आखिरी। याद है क्या है वो? बादशाह। क्या हो गया उसकी मृत्यु के बाद? अब आपने इतिहास पढ़ रखा तो सब कुछ आपके दिमाग में है। उसके बाद हम किसकी बात करें थर्ड पैराग्राफ में? आपको पता है उनके पास क्या थी, कैसी, और फिर याद हो गया। अगर आपको ऑप्शन करने में अब दिक्कत हो रही है और रिग्रेशन करने की जरूरत पड़ी, तो बाकी विद्यार्थियों की तरह आप 10-10 लाइनें नहीं पढ़ेंगे, केवल ये शब्द पढ़ेंगे, तो आपका रिग्रेशन टेक्निकल होगा। ऐसा नहीं होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, कि कोई कोई विद्यार्थी इसमें शिकार खेलते हैं और शिकारी बनकर खोजते हैं कि ऑप्शन कहां है। इस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह आपको राइट आई दिखनी चाहिए। इससे क्या होगा? आपका समय होगा। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं एंकर वर्ड या कीवर्ड्स।
एंकर वर्ड और कीवर्ड क्या होता है? पूरे गद्यांश में जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो आप उन शब्दों को अंडरलाइन करते हो या गोला मार देते हो जो शब्द आपको हेल्प करे पूरे गद्यांश का सारांश समझने के लिए। वो अलग अलग हो सकता है, यहां पर मैं कोई एक स्पेसिफिक नहीं बता रहा। आप अपनी रीडिंग से बताइएगा कि वो एंकर वर्ड कीवर्ड क्या है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जब कंटेंट आप पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में हो सकता है कि आपको तथ्य याद ना रहे। तो सबसे पहले क्या है, आपको क्या करना है? एंकर रीडिंग और कीवर्ड। ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, वही तो गद्यांश में भी दिखता है। क्या आपने कोई कंटेंट आज पढ़ा तो अपने सवाल पूछा कि आपने 10th क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, क्या ये सवाल पूछा कि इसमें से अगर सवाल पूछेगा यूपीएससी तो कहां से पूछेगा, किस चैप्टर से पूछेगा, किस कंटेंट से पूछेगा, और पूछेगा तो दिखेगा कैसे? कभी पूछा? अगर आप ये पूछ नहीं रहे हो तो आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ रूल 80-20। 80% क्वेश्चन यूपीएससी के 20% सिलेबस से आ रहे हैं। क्या आपने वो मूल्यांकन करना नहीं शुरू किया तो आपके लिए सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट होंगी। नॉलेज एरिया का मतलब होता है गद्यांश का वो हिस्सा जहां से यूपीएससी सवाल पूछेगा। तो अब आप जब भी गद्यांश सॉल्व करो, आप यूपीएससी का गद्यांश लो, उसको पढ़ो। देखो, लोग कहते हैं कि बहुत सारा प्रैक्टिस करो। अगर गलत ही प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार तो उसका क्या फायदा है? इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं लखनऊ गया और ताजमहल ढूंढना शुरू कर दिया, रोज मेहनत कर रहा हूं, मिल जाएगा? अरे ताजमहल लखनऊ में तो है, कहां है? ओ, मतलब आपका प्रायर नॉलेज ये कहता है कि आगरा में ताजमहल है, तो क्या लखनऊ में ढूंढने से नहीं मिला? मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, नहीं मिलेगा? यही कर रहे हैं हम किसी गलत माइंडसेट को अगर रोज अगर पीवाई क्यूज लगाएंगे तो गलतियां होंगी। कुछ व्यक्ति आपको कहेंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ के किया करो ना, इससे क्या होता है? गद्यांश आसान होता है। कुछ कहते हैं कि अरे गद्यांश पढ़ो, गद्यांश में जो लाइन है उसका जुड़वा भाई ऑप्शन, दोनों जुड़वा भाई मिल गए मिला दो। ऐसा नहीं होता है, ये बचपन में होता था, यूपीएससी में नहीं होता। तो विद्यार्थियों, जब भी आप गद्यांश पढ़ रहे हो, कोई भी कंटेंट आज के बाद पढ़ो, तो अपने आप से जरूर पूछो कि अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो कैसे आएगा, विच इज दैट नॉलेज एरिया। पॉलिटी में हाईकोर्ट का जज के बारे में आप पढ़ोगे, उसकी सैलरी और पेंशन, उसकी सैलरी और पेंशन एक केंद्र सरकार देती है और एक राज्य सरकार। दिस इज अ नॉलेज एरिया, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति रिकग्निशन देगा तो अपनी रिकग्निशन किसको सबमिट करेगा, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो क्या चीज खोजनी है? नॉलेज एरिया। गद्यांश में आज के बाद आप देखो कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है कि नहीं, कि जिस चीज को आप डिमार्केट करते हो वो सवाल दिखता है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है? एशियंट हिस्ट्री उठा लो, उसको पढ़ डालो और गोला मार दो कि यहां से क्वेश्चन आया है। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, एशियंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाकर देखो कि जो आप डिमार्केट कर रहे हो यूपीएससी ने पूछा है या नहीं। नहीं यानी आपकी एनालिटिकल पावर को और डेवलप करने की जरूरत है। इज दैट ओके? वहां कितना अप्लाई होगा दैट इज डिफरेंट, लेकिन ये गद्यांश में बिल्कुल अप्लाई होगा। आपको बताना पड़ेगा कि यहां से सवाल आ रहा है। एक चीज और है, यूपीएससी जो है गद्यांश नहीं बनाती, यूपीएससी गद्यांश नहीं बनाती। वो गद्यांश न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, कमिटी रिपोर्ट्स, स्पीचेस, ठीक है, यहां से लाती है। यूपीएससी बनाती क्या है? प्रश्न और विकल्प। तो यूपीएससी, अब कुछ बच्चों का सवाल है कि क्या हमें गद्यांश के अंदर ही रहना है या बाहर रहना है, तो ये निर्णय कौन लेगा? प्रश्न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गद्यांश में यह लिखा है कि औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उसने अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। इज दैट ओके? और ऑप्शन में दिया गया है और किसका नाम लिख दे, क्या लगता है कौन सा आंसर होगा? गद्यांश के संदर्भ में बताइए, जैसे औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ युद्ध कर कर जीता, संदर्भ के हिसाब से किसको चुनना चाहिए? अशोका को। क्या अशोका गद्यांश में दिया हुआ था? कैसे आपने अशोका को चुना?
क्योंकि अशोका ने भी अपने भाइयों के साथ युद्ध किया था। क्या अशोका का नाम गद्यांश में उल्लेखित है? लेकिन संदर्भ बताकर उन्होंने आपके प्रायर नॉलेज का इस्तेमाल करने को आपको बाधित किया, और यहां पर आपने अपना प्रायर नॉलेज इस्तेमाल किया। तो आज के बाद यह प्रश्न बिल्कुल नहीं होगा कि मुझे गद्यांश के अंदर रहना है या बाहर। यह सब किस पे निर्भर करता है? प्रश्न की मांग पर। ऑप्शंस कैसे बनाए जाएंगे जो आपको पढ़ने और देखने में तो सही लगे लेकिन अपने आप में वो गलत होंगे। और चूंकि ये एलिमिनेशन एग्जामिनेशन है, बताया भी ऐसा जाता है जिससे आप गलत ऑप्शन को सही मार करके आ जाओ। राइट? देखिए, ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, प्राइवेसी इन साइबर स्पेस। हूबहू यूपीएससी ने बीच की लाइनें उठाकर एक गद्यांश को तैयार कर दिया। ये किससे लिया हुआ है? 2023 का है ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, लेकिन पुराना, बहुत पुराना आर्टिकल है, करंट ईयर का नहीं है। राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सोर्स के पीछे नहीं जाना है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रश्न पहले पढ़े या गद्यांश। देखिए, जो चीजें हैं, एक है परिचित गद्यांश, एक है अपरिचित। अगर गद्यांश परिचित है, आप विषय को जानते हो, तो आप बेशक सबसे पहले सवाल पढ़ लीजिए। लेकिन अगर अपरिचित है तो सबसे पहले आप क्या पढ़िए? गद्यांश। ओके? तो परिचित गद्यांश आपका है, लेकिन विद्यार्थियों नेवर एवर, कभी भी ऑप्शंस को पहले नहीं पढ़ना। अगर आपने पढ़ दिया तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या गद्यांश में दिया गया और क्या ऑप्शन में। तो गलत चीजों को मत पढ़िए। राइट? सबसे पहले आप क्या पढ़िए? परिचित में क्वेश्चन, अपरिचित में गद्यांश। लेकिन ऑप्शन तभी पढ़ना है जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मुझे आंसर करना है। इज दैट ओके? अब देखिए, एक ये परिचित गद्यांश का मैंने एग्जांपल दिया है। ये अखबार है, अखबार में ये मुद्दा है, चल रहा है कि नहीं? दिल्ली में वायु प्रदूषण, और कारण क्या बताया जा रहा है? अब ये बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपके मन में एक धारणा तो उत्पन्न होगी ना कि दूसरे राज्यों में जो ये जलाया जा रहा है जिसकी वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन अब अगर यूपीएससी गद्यांश दिया तो ऐसे दे देगा। पढ़िए क्या लिखा है। हालांकि वाहनों के धुएं, निर्माण स्थल की धूल और कचरे के जलाने को प्रदूषण के प्रमुख कारण के रूप में निहित करना चाहिए। यह गद्यांश में ऑथर का मानना है। ठीक है? लेकिन अब यूपीएससी क्या करेगा, चूंकि आपको पता है कि इतने दिनों से आपने ये पढ़ा हुआ है, वो कचरे जलाने की जगह में ऑप्शन में क्या एक ऐड कर देगा? पुराली। और अभी तो आपको बहुत मैंने छोटे स्तर पे दिया तो आप देखकर बहुत ध्यानपूर्वक बता दोगे, गद्यांश में ये आदमी देखता नहीं है, क्योंकि इतनी बार उसका माइंड फ्रेम हो चुका है कि वो आंखों से भी वही पढ़ रहा है जो वो पहले से जानता है। तो विद्यार्थियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब परिचित गद्यांश हो तो ऑप्शन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, डबल चेक कीजिएगा, क्योंकि आपका माइंड प्री कंसीव्ड आइडिया लेकर गया हुआ है। इज दैट ओके? अगर गद्यांश अपरिचित है, गद्यांश नहीं जानते हैं, तो ब्रेन का एक फंक्शनैलिटी होता है, वो जितनी चीजों के साथ जान जाएगा, चीजों को जितनी जल्दी पहचान जाएगा, उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। राइट? आप मुझे बताइए, आपको ही मैं पूछता हूं कि अगर आपका विषय ऑप्शनल लोक प्रशासन है और एक टॉपिक है साइंस टेक का, और गद्यांश दो ही आए, एक साइंस टेक पे आया, एक लोक प्रशासन पे, आप किसको पहले चुनेंगे? क्यों? क्योंकि आपकी कंफर्ट है, आपको लगता है कि ये विषय मैं तुरंत उठाकर उसको कर लूंगा। अगर आप साइंस टेक पढ़ते भी हो तो आपका जो रीडिंग स्पीड है वो स्लो होगा। इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि जब आप किसी चीज को रिपीट करते हो तो वो चीजें आपको भली भांति कॉन्फिडेंस यानी कंफर्ट जोन दिलाती है। तो देखिए इसमें क्या करना है। पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूं कि विद्यार्थियों, आज के बाद कोई भी अपठित गद्यांश या अपठित कंटेंट आपके सामने आ रहा है, तुरंत और तुरंत रीडिंग को फास्ट कीजिए। क्या पे लीजिए? स्कीमिंग और स्कैनिंग। देखिए, 4 मिनट रुक के धीरे धीरे पढ़ने से अच्छा है कि उस 4 मिनट में उस गद्यांश को मैं 3 बार पढ़ के उसका कंटेंट को निकाल लूं। राइट? क्योंकि एग्जामिनेशन की समय सीमा है, 2 घंटे में ही उसको करना है। राइट? देखिए, गद्यांश में 2 तरह के वाक्य लिखे होंगे, एक लिखा होगा तथ्य, एक लिखा होगा मत। ओपिनियन होगा और फैक्ट होगा। फैक्ट चेक करने के लिए पेपर 1 बना हुआ है। फैक्ट चेक करने के लिए कि आपको फैक्ट्स पता है कि नहीं, उसके लिए कौन सा पेपर है? 1। पेपर 2 में क्या पहचानना होगा कि आप उनकी विचारधाराओं को समझ पा रहे हो या नहीं।
हाइड्रोजन मिलाकर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनेगा, ये मत है या तथ्य है? ये गद्यांश में हो या ना हो आपको फर्क पड़ने वाला है, लेकिन उस पानी के भाव को वो किस तरह से समझते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर वो लाइन जो फैक्ट की बात करे उसको पेंसिल से माइनस कर सकते हैं, लेकिन हर वो लाइन जो ओपिनियन की बात करे उसको आप अंडरलाइन करके देखो, फोकस करो उन सब लाइन पर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम या ज्यादा पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं कि फोकस कहां करना है। इज दैट ओके? अरे हाँ या ना? अब जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो विद्यार्थियों एक चीज ठान लीजिए कि अगर कोई भी सकारात्मक टॉपिक है तो 3 चीजें होगी, उसकी संरक्षण करनी है, उसका विस्तार कितने अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, और तीसरा उसका कंपैरिजन कि हमने कितना अच्छा या खराब किया है। अगर नेगेटिव है तो क्या कारण है, इसका क्या इंपैक्ट रहा, और इसको हटाने के लिए क्या सोल्यूशन है। दिल्ली का पॉल्यूशन, क्या क्या हम बात कर रहे हैं, कारण, फिर इंपैक्ट, और फिर सोल्यूशन। तो जब मुझे पता है तो गद्यांश में जब प्रदूषण आएगा तो यही सब चीजों की बातें तो होंगी ना। तो इसको हम प्री रीडिंग में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्री रीडिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थियां गलत करते हैं। अगर किसी भी मुद्दे पर समय काल वर्तमान का है, अगर गद्यांश में ऑथर ने समय काल वर्तमान का रखा है, तो कोई भी ऑप्शन जो उस विषय की भूतकाल या भविष्यकाल की बात करे ज्यादातर गलत होंगे, ज्यादातर गलत होंगे। लेकिन मैं फिर एक कंडीशन लगाता हूं कि प्रश्न की मांग को देखो। अगर प्रश्न की मांग में लिखा है कि इसका भविष्य बताओ तो करना होगा। प्रश्न की मांग पे लिखा है कि इसका कारण अतीत में काल क्या लिखा है तो करना होगा। लेकिन अगर नहीं पूछा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो अगर उसकी भाषा प्रेजेंट में है तो कोई ऑप्शन जो फ्यूचर और पास्ट की बात करता है ये गद्यांश के पेरिफेरी के बाहर है। इज दैट ओके? हाँ या ना? अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि देखिए इस तरह के गद्यांश आते, किस तरह के, ये टॉपिक्स हैं। अर्थशास्त्र पर अगर गद्यांश आएगा तो कैसा आएगा? कोई इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, बजट पे कुछ आया होगा, कोई पॉलिसी कितना बेहतर काम कर रही है उस पर बात होगा। भूगोल और पर्यावरण की बात करें तो दिल्ली पॉल्यूशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, या कहीं प्रोटोकॉल हो रहा है, कोई यूएनएफसीसी की मीट हो रही है, उस पर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे जैसे कि SAT-20 अब स्पेस एक्स ने, भारत ने कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया, हो सकता है उसके ऊपर आ जाए, है ना। करंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, एथिकल वैल्यूज हो सकते हैं, इतिहास। तो इस तरह के गद्यांश पूछे जाते हैं। आपका यहां रोल क्या है? आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप देखो कि जब अर्थशास्त्र का गद्यांश आता है तो किस तरह का सवाल पूछते हैं, किस तरह का डिमांड करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ब्रेन को प्रोग्राम करोगे तभी जाकर आप जब अपने पेपर में अर्थशास्त्र के गद्यांश को देखोगे तो कोरिलेट कर पाओगे कि अर्थशास्त्र में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इज दैट ओके? जो भी टीचर आपको जो विषय पढ़ाता है वो क्या पढ़ाता है कि इस तरह का सवाल आएगा तो इसी तरह से उत्तर देना चाहिए, राइट। एक पैटर्न डेवलप करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक फिक्सेशन टाइम होता है। क्या होता है? फिक्सेशन टाइम। फिक्सेशन टाइम एक साइकोलॉजिकल वर्ड है कि जब आप किसी कंटेंट को देखते हो तो कितने समय के अंदर आपका आई उसको ब्रेन में ट्रांसफर कर देता है और आपको सारा मटेरियल मिल जाता है कि इसका सारांश यही है, राइट। अब मुझे बता सकता है कि पीछे वाले स्लाइड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कितने टॉपिक्स के नाम लिखे थे? लेफ्ट हैंड साइड में पत्तों पर मैंने कौन कौन से टॉपिक के नाम लिखे थे? नीचे अर्थशास्त्र था, फिर आप सबको याद है? कुछ कुछ याद है? अगर याद है तो एक बार देख लो, यही था। इसको कहते हैं फिक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? फिक्सेशन टाइम। जब आप कितनी चीजें को देखकर रिकॉल करते हो, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए इसको रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल है। विद्यार्थी, इस गद्यांश को जितनी जल्दी हो सके पढ़ डालिए आप। ये सारे यूपीएससी के पैसेज हैं। देखिए, स्कैनिंग और स्किमिंग कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। आज पहली बार है तो मैं आपको एक वो ऑफर दे रहा हूं कि आप अपने हिसाब से करो, लेकिन प्रैक्टिस वही करना अल्टीमेटली, ठीक है। विद्यार्थी एक लेवल का पढ़ लिया ना?
गद्यांश किस पे था? हाँ, इकोनॉमी पे। ऑथर का सबसे फेवरेट तरीका बेरोजगारी हटाने का, सबसे फेवरेट, सबसे फेवरेट ऑथर का सबसे प्रिय तरीका क्या था बेरोजगारी हटाने का, जिसके साथ वो खड़े हैं कि ये तो होना चाहिए? चलिए विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किसी तथ्य को बहुत जल्दी देखकर समझना है तो कोई पैटर्न होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूं। विषय किसके ऊपर है? भारत। एक चीज याद रखिएगा, अगर भारत लिखा है तो ही मानना है कि भारत का है, यानी गरीबी है तो भारत ही होगा ऐसे मान नहीं लेना है। अब देखिए पहले है भारत में पिछले दशक यानी कि 10 साल अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वो केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टतः बेहतर रोजगार अवसर नहीं है। अब ये बताइए, जो भी लोग भी ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं, रोजगार अवसर नहीं है, इन दोनों के बीच में सकारात्मक रिलेशनशिप जोड़ा गया या नकारात्मक, नेगेटिव? यस और नो? सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही, तो सेवाओं के साथ जो उनकी अपेक्षाएं हैं पूरी हो पा रही है? पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव? नेगेटिव। जिनकी देश को आवश्यकता है ना? ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरी की आवश्यकता होगी, ये फैक्ट है। ये क्या है? फैक्ट, इसमें कोई लोड नहीं लेना। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। जो नए लोग वो भी कितना भर पाएंगे? आधा ही। नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन? नेगेटिव। आधा ही भर पा रहा है ना। संरचना देखिए स्टेटमेंट का, खुशी की संरचना है या दुख का, अधूरापन का है या पूरापन का है, गिलास आधा भरा या आधा खाली है, फर्क है। मैं कहता हूं गिलास आधा भरा है सकारात्मक, आधा खाली है नकारात्मक। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा, ऐसे बोलूंगा तब समझोगे क्या? इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब देखो, ये अतिशय शब्द होते हैं, क्या होते हैं आगे बताऊंगा। केवल वो सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। पहली बार एक पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहां पर उनकी भाषा कैसी हो गई? अब फेवरेट जगह कौन सी है ऑथर की? लास्ट। कौन सी है? लास्ट। तो विद्यार्थियों, फिक्सेशन टाइम का मतलब तो ये होता ही है कि आप तथ्यों को कितनी जल्दी समझते हो, लेकिन समझने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करके एक पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। और यहां पे पैटर्न रिलेशनशिप का है, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ में आया हाँ या ना? परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन से एक स्वराधिक, ये सब इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। देखिए अंग्रेजी में केवल क्या लिखा है? बेस्ट इंप्लाइड, लेकिन हिंदी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ। निहितार्थ कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया होता, आपको कोर आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। ग्रामीण में शहरी क्षेत्र में श्रमिकों को प्रदर्शन कम से कम करने, आप एक बार पढ़ के बताइए क्या उत्तर होगा? इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज बताता हूं, यही चीज एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई या नॉन क्वालिफायर बना सकती है। आपके मस्तिष्क में कोर आइडिया उत्पन्न हो गया है पढ़ने के बाद, वो कोर आइडिया इन सब का मूल्यांकन कर रहा है कि जैसे कि ये 4 विद्यार्थी हैं, इन 4 विद्यार्थियों ने गद्यांश को पढ़ा है और आपने अपना अपना उत्तर लिखा है। आप एज अ स्टूडेंट इनको मत चेक कीजिए, आप एज अ टीचर इनको चेक कीजिए कि मेरे किस विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है। अगर आप स्टूडेंट की तरह सही उत्तर खोजेंगे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन टीचर की तरह गलत उत्तर ढूंढेंगे तो सही उत्तर आपको मिल जाएगा। इसमें क्या लिखा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ। निहितार्थ यानी सबसे ज्यादा ये गद्यांश क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्या सर्विस सेक्टर से हैप्पी है?
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैप्पी है, नए व्यापार से हैप्पी है, कोई उम्मीद है? उम्मीद किससे है? किससे है? वो सुगमता से काम कर सकती है। अब बताओ क्या होगा? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को प्रवेश कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की उन्होंने कोई सजेशन दिया है क्या? इस संदर्भ में दिया है क्या? इस संदर्भ में दिया है? कड़े कदम उठाने के लिए दिखाओ, ये कड़े कदम कहां हैं? उनके तो कदम लड़खड़ा रहे हैं भाई। कहां दिखा कड़े कदम? अरे हाँ या ना? निर्माण तथा गैर पंजीकृत में कार्य करने की स्थितियों में सुधार आनी चाहिए, क्या यह मुद्दा है? अरे वो तो कह रहे हैं कि ये अगर सुधर भी जाए या जो भी हो जाए, इसके बावजूद भी वो रोजगार को पूरा नहीं कर पाएंगे। सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है। टाइमलाइन क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? कम करता रहा है। तो अगर वो कम करता रहा है तो आगे चल के भी आधे लोगों की नौकरी दे देगा, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी आधे लोगों को दे रहा है और आधे को नहीं दे पा रहा है। तो ये भाषा शैली क्या हो गई? गड़बड़। टाइमलाइन क्या हो गया? गड़बड़। यूपीएससी के पूरे ऑप्शंस को पढ़कर कभी भी मूल्यांकन कर नहीं पाओगे, आपको शब्दों से ही पकड़ना पड़ेगा कि ऑप्शन गलत है। मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, पूरे वाक्य से नहीं पता चलेगा। केवल एक शब्द मुझे झूठ या सच बुला सकता है। कैसे? अगर मुझसे घर में पूछा जाए कि आप कहां गए थे, तो मैं कहा मैं क्लास लेने गए थे, तो मैं केवल क्या कहूंगा कि मैं क्लास लेने नहीं गया था। झूठ क्या है? केवल एक शब्द। अगर वो नहीं बोलता तो? समझ में आया? अरे हाँ या ना? इसी तरीके से ऑप्शंस को पैमाना बनाकर करना है। समझ में आ रहा है? कभी भी पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे, मूल्यांकन कर ही नहीं पाओगे। 2 घंटे एक ही गद्यांश में लग जाएगा। शब्दों से पकड़ो। मैं छोटे में बता रहा हूं क्योंकि आज मेरे पास समय की चुनौती है। तो आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है, यूपीएससी ऐसा बनाता ही है कि वो कभी नहीं लगेगा, बाकी सब लगेंगे। आपको कोर आइडिया डेवलप करना है। आपका कोर आइडिया ABCD ऑप्शन से चैलेंज होगा। आपको पूरे ऑप्शन में से विद्यार्थियों वो एक गलत शब्द ढूंढने हैं जिसके वजह से पूरा ऑप्शन गलत हुआ है। मैं कुछ बता देता हूं आपको। एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से यूपीएससी गलत ऑप्शन बनाती है, कुछ तरीके हैं वो बता देता हूं आपको। जब भी आपको यह अतिशय शब्द दिखे, अधिकता, श्रेष्ठता, प्रधान, हमेशा, केवल, सभी, सतर्क हो जाइए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान से सुनो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अतिशय शब्द हमेशा गलत होते हैं। नहीं। क्या कह रहा हूं? हमेशा गलत होते हैं कह रहा हूं क्या? नहीं। अगर मैंने ये लिखा है कि मोहन मेरे कंपनी का सबसे अच्छा इंप्लॉय है, तो ये मतलब क्या है? सबसे अच्छा इंप्लॉय मतलब? हाँ? अरे अब कितना सिंपल बनाऊं? मोहन मेरे कंपनी का सबसे अच्छा इंप्लॉय है, इसका मतलब क्या? अरे इतना ज्यादा क्यों? सिंपल सा कहो ना कि उससे अच्छा और कोई नहीं है। एफिशिएंसी अच्छी है, क्या है क्या पता, सबसे अच्छा इंप्लॉय है। अब मेरे कोई व्यक्तिगत कारण होंगे अच्छा बनाने का, ठीक है, सबसे अच्छा इंप्लॉय है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मोहन मेरे कंपनी का अच्छा इंप्लॉय है, ऑथर ने लिखा गद्यांश में, लेकिन ऑप्शन जब बनाया तो लिखा मोहन सबसे अच्छा इंप्लॉय है, तो ये क्या हो रहा है? एक सामान्य भाषा को अतिशय की भाषा दी जा रही है। अब प्रैक्टिकलिटी में समझो, जो यूपीएससी ने पैसेज दिया था, यूपीएससी ने एक पैसेज दिया कि टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादातर प्राकृतिक चीजों को ऑप्शन दे सकती है, यानी उसका विकल्प दे सकती है। मान के चलो एयर प्यूरिफायर है ना विकल्प, फ्रेश एयर का, पेड़ का विकल्प आ गया, प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर। तो उसमें लिखा हुआ था कि टेक्नोलॉजी जो है वो प्रकृति के ज्यादातर चीजों का विकल्प ढूंढ सकती है। ऑप्शन जब यूपीएससी बनाया तो उसमें लिख दिया कि तकनीक प्रकृति की हर चीज का विकल्प दे सकती है। अब इसने क्या किया? एक सामान्य स्टेटमेंट को अतिशय का रूप दे दिया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मुझे वो अतिशय शब्द नहीं दिखेगा। तो ध्यान रखना है कि क्या अतिशय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अगर लिखा है ऑथर ने कि कानून का पालन हमेशा करना चाहिए, यह अतिशय है, तो अगर गद्यांश में आएगा तो भी वैसा ही आएगा। तो देखो आप कि गद्यांश में अतिशय शब्द है तब तो है, नहीं है तो सामान्य स्टेटमेंट को अतिशय स्टेटमेंट नहीं बनाना। इज दैट ओके? दूसरा होता है स्कोप ट्रैप। क्या होता है? स्कोप ट्रैप। स्कोप ट्रैप का मतलब यह होता है कि गद्यांश में जो ऑप्शंस हैं, जैसे मान के चलो ये ए ऑप्शन बनाया स्कोप ट्रैप वाला, तो
तो ये सारी की सारी लाइन हूबहू गद्यांश से लिख देंगे, लेकिन एक छोटा सा शब्द बादलों के पीछे जैसे चंदा मामा छुप जाते हैं, छुपा के लिख देगा। और ये शब्द उस विषय से तो होगा, लेकिन गद्यांश के पेरिफेरी से बाहर होगा। जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि गरीबी के 5 कारण हैं, गद्यांश में गरीबी के 3 ही कारण बताए गए हैं, लेकिन वो चौथा कारण एक छोटा सा शब्द वहां पर लिख देगा। है सही, उस विषय से जुड़ा हुआ है, लेकिन गद्यांश में उसका उल्लेख नहीं है। तो किसी संस्थान के रूप में किसी संदर्भ को या किसी ऐसे शब्द को गद्यांश के ऑप्शन से अलग, मतलब जो उसके पेरिफेरी है उससे अलग अगर ऑप्शन में मेंशन कर दिया जाए तो इसको हम कौन सा गलत बोलते हैं? स्कोप ट्रैप। इसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। अब जैसे कि ये मैंने बताया, किसी विशेष को बनाम सामान्य विचार, अगर सामान्य विचार को लिखा जा रहा है गद्यांश में और उसको वहां विशेष बना दिया जा रहा है तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ये वाला तो अतिशय शब्द है, इसमें क्या है कि विशेष को क्या बना देते हैं लोग? सामान्य, या सामान्य को क्या बना देते हैं? विशेष। तो भाषा की शैली का याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी गद्यांश अगर भारत का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करती और गरीबी, बेरोजगारी, इलिटरेसी की बात करती है तो मान नहीं लेना है कि वो केवल भारत ही है। एक बार यूपीएससी में ऐसा गद्यांश आया था कि गद्यांश में कहीं भी भारत का उल्लेख नहीं था, लेकिन ऑप्शन वही राइट हुआ जिसमें भारत का उल्लेख था। अब आप कहेंगे सर आप तो अपनी बात को ही गलत कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि यूपीएससी ने चारों ऑप्शन में भारत लिख रखा था, चारों ऑप्शन में भारत लिख रखा था। यानी यूपीएससी जानता था और आपको यह जनवा रहा था कि इस गद्यांश का मूल्यांकन भारत के संदर्भ में ही कीजिए, इसलिए चारों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? अथवा भारत मान नहीं लेना। इज दैट ओके? ये कुछ तरीके हैं जिससे बहुत सारे बच्चे गद्यांश में गलतियां करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अगर सही विकल्प भी चुनते हो तो उसका औचित्य साबित कीजिए, जस्टिफाई कीजिए। राइट, ये सबको पता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हाँ या ना? कारण पता है? राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, आइडियोलॉजिकल। लेकिन एक फर्क है, ये वो कारण है और ये तत्कालीन कारण है। फर्क है कि नहीं? राइट, तो इमीडिएट कॉज कुछ अलग है और जो कॉज चलती आई वो अलग है। भारत में गरीबी क्यों है ये हमारे 50, 60, 70 साल का आप वो देखिए, लेकिन अभी आज गरीबी को उत्पन्न हुए आपको इमीडिएट कारण देखना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि गद्यांश में तत्कालीन कारणों के बारे में बताया गया है या वो कारण जो समय के साथ चलते रहे, किन कारणों के बारे में बात की गई है, और वही जवाब दीजिए जो गद्यांश के संदर्भ में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये बिल गेट्स का एक आर्टिकल था जो 2017 में लिखा था उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, वो 2023 में गद्यांश बनकर आया था। अब जो कुछ भी मैंने सिखाया है आपको, रैप अप करते हैं क्लास, जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया था वो आपको करना है। सबसे पहले आप इस गद्यांश को स्किमिंग, स्कैनिंग करके पढ़िए, कीवर्ड्स मार्क कीजिए। क्या मार्क कीजिए? कीवर्ड्स। नॉलेज एरिया, क्या लगता है आपको कहां से प्रश्न बनेगा? चलिए पहले यो कर लीजिए। विद्यार्थियों, आपने पढ़ लिया? एक बार पढ़ लिया? एक आइडिया लग गया? कुछ कीवर्ड्स माइंड में रखा है आपने? कैसे सॉल्व करना है? क्यों गलत है मुझे चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कौन सा सही उत्तर है। गलत है तो क्यों गलत उत्तर है, आपको मैंने कुछ टेक्निक्स बताए हैं। नहीं नहीं, आप अपने अभी उसमें रखिए, मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपसे पूछूंगा। एक बार डिस्कस करूं? पढ़ लिया ना सबने? देखिए, पहली क्लास से कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य, सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए, कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ये पूछा है। हाँ,
शिक्षा प्रणाली, क्या शिक्षा प्रणाली की कहीं भी उल्लेख की गई है? ये क्या हो गया? एक ऐसा शब्द जो गद्यांश के पेरिफेरी से बाहर है, तो ये क्यों गलत है? दिस वर्ड इज स्कोप ट्रैप। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़ा पैमाना पर प्रभावी कार्यान्वयन आज की वक्त की जरूरत है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि भाई इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसमें रिश्ता क्या बताया गया है? बीमारियों से। किससे बताया गया है? वो प्रोडक्शन मतलब वो बात कर रहे हैं कि आप कितने प्रोडक्टिव हो। अब प्रोडक्टिविटी आपकी खराब हो रही है क्योंकि आपको बीमारी है। बच्चों में कुपोषण की वजह से, किसी को ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और किसी को ब्लड डिसऑर्डर जिसको अनेमिया कहते हैं। तो क्या यहां पर उनकी एफिशिएंसी की बात की जा रही है कि डिजीज की बात की जा रही है? डिजीज की बात की जा रही है। तो ये कह देना कि विकास कौशल विकास है तो ये बाहर है। ये भी क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक क्लास में इतना ज्यादा डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट। उतना ही समझिए जितना आज भर जाए। आर्थिक विकास के लिए अब बताइए क्यों गलत है? केवल। ये क्या है? अतिशय शब्द। क्या है? अतिशय शब्द। अतिशय शब्द भी है। देखो ध्यान से सुनिए, ये दो तरीके से गलत है। एक तो ये केवल जोड़कर अतिशय, केवल में बच्चों का भी तो उल्लेख है वहां पर, महिलाओं का भी तो उल्लेख है वहां पर। और इस गद्यांश में पीछे क्या लिखा हुआ था? एक बार मैं पीछे जाऊंगा, देखिए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर है। अत्यधिक यानी ज्यादातर। 100% है क्या? 100% निर्भर है? अरे 99% भी निर्भर है तो फिर भी 1% सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए होगा। लेकिन यहां पर आपने केवल किसकी बात कर दी है? कौशल युक्त। ऐसा उसने नहीं कहा। हो गया ना? सामान्य शब्द को क्या बना दिया गया? अतिशय। समझ में आया? अब मतलब विशेष क्या बना दिया गया? विशेष। इस समझ में आ रहा है? अब एग्जामिनेशन में पढ़ते रहो ना, शब्दों से नहीं खेलोगे तो गलत होगा। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम टेल वर्ड्स कहते हैं। इन्फरेंस, अजम्पशन, लॉजिकल कंक्लूजन और हेडिंग। 2017-18 तक इतने सिंपल टेल वर्ड्स पूछे जाते थे, लेकिन 2019 में उन्होंने अपनी प्रक्रिया को बदल दिया। कुछ कुछ विद्यार्थियों, तुरंत आपको समझाता हूं, घर पे भी आप इन गद्यांश को निकालकर इन सब टेल वर्ड्स का मतलब समझिए। जब मैं कहता हूं लॉजिकल, क्या बोलता हूं? लॉजिकल। लॉजिकल मतलब क्या हुआ? तर्कसंगत। तर्कसंगत का मतलब क्या होता है? आपके पास विद्यार्थियों स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग रीजनिंग। देखिए आपके पास एक तथ्य पता है, फर्स्ट फैक्ट आपको पता है, आपको सेकंड फैक्ट पता है, यानी दूसरा तथ्य। इन दोनों तथ्यों को मिलाकर जब आप अपनी रीजनिंग के शक्ति से तीसरा फैक्ट निकाल लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग। इसका मतलब यह है कि कोई यह कहे कि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं और बैलेंस्ड डाइट लेता हूं, तो इसका मतलब मेरा हेल्थ क्या होगा? अच्छा होगा। खराब नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग। तो जब गद्यांश में आपको लॉजिकल पूछा जाए तो एकदम दिमाग में लगा लीजिए कि मुझे दो तथ्यों को जोड़कर एक तीसरा तथ्य बताना है, और वो बिल्कुल वही क्षेत्र में, वही दिशा में होना चाहिए जहां पर ये दोनों तथ्यों की बात की गई। हां या ना? अब उसी तरीके से रैशनल की बात करते, क्या बोलते हैं? रैशनल। रैशनल शब्द यानी कि साइंटिफिक, सेंसिबल। हाँ, उसमें कोई भी कुछ और नहीं होगा। जैसे रैशनल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं क्या होगा। जैसे कि मान के चलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर होते हैं ना, बर्फ के पहाड़, ये मेल्ट हो रहे हैं। तो रैशनल क्या निकल कर आ रहा है कि सी लेवल, पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास नेशनल है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। इसको बोलते हैं सेंसिबल थिंकिंग। क्या बोलते हैं? सेंसिबल। एक सिचुएशन है, उसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो वहां पर कैसी थिंकिंग लगेगी? रैशनल थिंकिंग। कैसे लगेगी? दिल्ली का पॉल्यूशन है, इमीडिएट रैशनल थिंकिंग क्या कहती है? इमीडिएट स्कूल बच्चों के लिए बंद कीजिए, कंस्ट्रक्शन वर्क को रुका दीजिए, इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा वो करते उसको रुका दिए, और हो सकता है तो ऑड एंड इवन शुरू कर दी। ये क्या हो गई? रैशनल थिंकिंग। क्या हो गई? रैशनल थिंकिंग। ये सिचुएशन में ये प्रॉब्लम सबसे सटीक सॉल्यूशन काम करेगी। समझ में आ रहा है? रैशनल। इन्फरेंस मतलब होता है विद्यार्थियों,
इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि आप किसी चीज का कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो मैं आपको क्लास के साथ साथ बता रहा था। इन्फ्लुएंस मतलब किसी चीज का कंक्लूजन निकालना, और कंक्लूजन के लिए आपको क्या चाहिए? प्रत्यक्ष तथ्य चाहिए, राइट। ये जो वर्ड है कोरोलरी, जिसको हम कहते हैं उपनिगमन, क्या कहते हैं? उपनिगमन। कोरोलरी क्या होता है? कोरोलरी मतलब होता है ये ऐसा ही होगा, बाउंड है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन ही निकलेगा, राइट। अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन तक खाना ना दो तो क्या होगा? सबसे नेचुरल चीज क्या होगी? सबसे पहले बात है भूख लगेगी। सोने के लिए सबसे पहला क्या काम करना होगा? आंखें बंद करना होगा। सो दिस इज व्हाट कोरली, जो ऑर्गेनिक तरीके से वो चीज होगी ही, राइट। अब विद्यार्थियों, इसको लोग जोड़ते हैं, जैसे कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस, राइट। तो जब आप गद्यांश पे करोगे तो लॉजिकल मतलब क्या? दो तथ्यों को मिलाकर तीसरी सत्य, वो रैशनल होनी चाहिए। रैशनल यानी कि सेंसिबल, वैज्ञानिक, और इन्फ्रेंस यानी कि आपने वो जो निकाला है वो गद्यांश में कहीं तथ्य दिया होगा, उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए। अब विद्यार्थियों, किसी ने ये इन्फ्रेंस देखा, निष्कर्ष देखा, लेकिन आंसर करते वक्त उन्होंने पूर्व धारणा चुन लिया, तो वो ऑप्शन उनका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट। तो 2019-20 में ऐसे कुछ टेल वर्ड्स थे, 21 में भी देखा गया कुछ टेल वर्ड्स, और अभी लेटेस्ट में भी यही सब टेल वर्ड्स चल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दिया कि अब कॉम्बिनेशन ऑफ टेल वर्ड्स आ गए। कुछ प्रूवन टेक्निक्स है, एक फटाफट आपको दे देता हूं टिप्स। चूंकि कट ऑफ पहले से ही ज्ञात है, तो इसमें सटीकता, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अटेम्प्ट्स। मैंने क्या कहा था? 33% आ गया, आपकी रेस फिनिश, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा अटेम्प्ट्स के पीछे मत जाइए, किस पे जाइए? एक्यूरेसी पर। सेकंड, अपने हैबिट को डेवलप करने के लिए, यूपीएससी के माइंडसेट को समझने के लिए, क्या सही है क्या गलत, सबसे ज्यादा क्या सॉल्व कीजिए? पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और सॉल्व करके देखिए कि क्या सटीक है ना। लेकिन इसमें दो चीज मैं सबसे ज्यादा कहूंगा कि आप पैटर्न को समझिए, यूपीएससी कैसे सवाल बनाती है, किस तरीके से रॉन्ग ऑप्शन बनाती है, टेल वर्ड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका रॉन्ग होता है तो पूछिए कि मेरा क्यों गलत हो गया। कैसे वैसे नहीं, सवाल क्या होना चाहिए? क्यों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने तर्क की इवैल्यूएशन कीजिए। जिस तर्क से आप ऑप्शन को प्लस या ऐड करते हैं, उस तर्क के ऊपर सवाल होने चाहिए। और तर्क तब तक सही नहीं होगा जब तक आपका नॉलेज एक सही ट्रिक से नहीं मिलेगा। आप कितनी भी नॉलेज लगा लो, अगर आपको सही ट्रिक नहीं पता कि ऑप्शन शब्दों से गलत होते हैं, एलिमिनेट किया जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप किस पे ध्यान दो कि आपका तर्क क्या कहता है, आप किस तरीके से मूल्यांकन कर रहे हो, उसको सही करोगे तो आपका सही होगा, नहीं तो पीवाईक्यूज में सेम मिस्टेक होती रहेंगी। नियमित मॉक टेस्ट दें ताकि आपको पता चले कि आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी नॉलेज को किसके साथ प्रैक्टिस कीजिए? ट्रिक्स के साथ, जो मैंने एक संक्षेप में आपको बताया है, ठीक है। चूंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन उठाइए? जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, राइट। और ये कैसा पता चलेगा? जब आप लगातार करेंगे। देखिए, कुछ बच्चों का गलत क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में चूक हो जाती है, ह्यूमन एरर की वजह से बहुत सारे बच्चे CSAT से बाहर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, ओमार शीट में एक गद्यांश में 2 प्रश्न है ना, तो जैसे ही एक प्रश्न का उत्तर मिला वो ओमार शीट में मार्क कर दे। आपको ये नहीं करना है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पेंसिल इस्तेमाल करनी है। आप पेंसिल से मार्क करो, कीवर्ड करो, मिटाओ, लेकिन जब दोनों ऑप्शंस या दोनों सवाल के जवाब कंफर्म हो जाए तभी जाके उसको ओमार शीट पर मार्क करो। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या इस्तेमाल कीजिए? पेंसिल। बी सेलेक्टिव टू गेट सेलेक्टेड, ये इसका मतलब क्या है? चयन के लिए चयनात्मक बने। बी सेलेक्टिव टू बी सेलेक्टेड, टू क्वालिफाई CSAT। यहां जीएस नहीं है कि जितना बड़ा है तो बेहतर है, टाटा स्काई नहीं है कि इसको लगा डाला तो जिंदगी झींगा डाला, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। अच्छा, अब हमारा ईगो भी आता है एग्जाम में। जैसे ईगो कैसे कि मैं इंजीनियर हूं या मैं ग्रेजुएशन का इतिहास के स्टूडेंट हूं, मैं तो इसको कर लूंगा, वैसे हम लोगों को नहीं करना है। किसी चीज को हमें पर्सनली लेना है। सेकंड, हम लोगों ने 4 मिनट एक गद्यांश को दे दिया, अब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है कि ए या बी दोनों में से एक होगा। अब 4 मिनट दिया तो मार्क
ऐसा नहीं देना है। अगर सटीकता और टाइम के पीछे आए तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि केवल और केवल आपको कितने क्वेश्चंस राइट करने हैं? 27। पर 27 डॉट में लेके मत चलिए, एटलीस्ट 30-35 का टारगेट आप रखिए। की गाइडलाइंस ये 2 आवर अंडर प्रेशर हैं, लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि 33% ही लाने हैं, तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50 to 55 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और एक अच्छी एक्यूरेसी रखते हैं, तब भी आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट? क्योंकि एक क्वेश्चन का कितना अंक है? 2.5। देखिए, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, सवाल भी आपके सामने है और जवाब भी। एक माइंड गेम है, इसको स्ट्रक्चरल तरीके से खेलना है, राइट? ये केवल तथ्यों को याद करने से नहीं होगा, आपको वो एटीट्यूड लेकर आना है आपके अंदर, राइट? हमेशा क्वेश्चन के ही हिसाब से सोचिए, वही दिशा दर्शन देगी, जो प्रश्न की मांग होगी वही आपका उत्तर होगा। मैंने ये बता दिया है, पूर्व ज्ञान जो अगर विषय को पता है तो केवल ऑप्शन सब्जेक्ट या टॉपिक से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रश्न का उत्तर प्रश्न की मांग से आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक कौशल है, एक स्किल है, जो एक दिन में डेवलप नहीं होगा, आपको निरंतर प्रैक्टिस करना चाहिए, जो स्किल सेट मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ ही आप सब बच्चे जो क्लास में बैठे हैं, सी सेट करने की आपकी अपनी रणनीति होगी। किसी को लगता है कि 5 गद्यांश करने के बाद मुझे मैथ करना चाहिए या 5 मैथ के बाद मुझे रीजनिंग करना चाहिए। आप जितनी बार मॉक दोगे, ये देखो कि आपकी रणनीति कैसे। डू नॉट फॉलो अ सिंगल स्ट्रैटेजी, वो शायद आपके लिए काम ना करे। डेवलप योर स्ट्रैटेजी, आप कैसे क्वालिफाई करोगे। जैसे कि अभी हम देखें तो इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, साइंस एंड टेक, एथिक्स, सोसाइटी, इन सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक जब आपको अखबार में दिखते हैं तो उन पर ज्यादा जोर देकर पढ़ाई कीजिए, हो सकता है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। एग्जामिनेशन के एटलीस्ट 1 मंथ पहले से ही आप अपना सीसेट का पेपर कितने बजे देना प्रैक्टिस कर देंगे? 2:30 बजे। क्यों? क्योंकि आपका पेपर 2:30 बजे ही होता है। तो डॉट 1 मंथ पहले से ही प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिए कि 2:30 बजे कि मैथ्स में नंबरिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाए, राइट? और हाँ, 50 to 60 मिनट्स लग सकते हैं आपको 27 क्वेश्चन करने में। प्रैक्टिस करेंगे तो समय और कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही एस्पिरेंट के भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? और अभी नेक्स्ट सेशन हो जाएगा आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का। कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे। देखिए, एक जाहिर सी बात है कि जब हम PYQs देते हैं तो वो यूपीएससी का एक थॉट प्रोसेस है। आप पाओगे कि जब हम लोग यूपीएससी का पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन के बीच में हमेशा डाउट होता है कि आंसर ए होगा या बी होगा। जब आप लगातार PYQs को ही सॉल्व करोगे ना, तो आपके दिमाग में एक दृष्टिकोण डेवलप होगा कि यूपीएससी किस तरह के ऑप्शंस को सही मानती है या किस तरह के ऑप्शंस को गलत मानती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीएससी के डायरेक्ट रियल टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपको यह लगेगा कि अगर ए ऑप्शन है तो आपकी दृष्टिकोण में आपकी जो रीजनिंग है, इसलिए आपने इसको चुना। लेकिन यूपीएससी को जब आप समझोगे तो पता, अच्छा यूपीएससी जैसे आप सब लोग बी ऑप्शन चूज कर रहे थे इसके पहले वाले गद्यांश को, लेकिन आंसर क्या था? डी। क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप को नहीं समझ रहे थे कि ऑथर केवल एक ही चीज के साथ सकारात्मक है। वो क्या है कि जो हेल्थ या इंटरनल जॉब क्रिएशन होगा वही सुगमता से काम करेगा। अब ये मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा तो वो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, और किसी कोई डाउट? जैसे नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कभी कोई कोई टर्मिनोलॉजी जब अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो बहुत क्लिष्ट हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है, नहीं समझ में आती है। तो मैं हमेशा ही स्टूडेंट को कहता हूं कि ये लाइफलाइन कभी कभी इस्तेमाल करना है कि अगर हिंदी में कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पेपर क्वालिफाई करना है, मेरे पास पूरा हक है कि मैं अंग्रेजी वाला एक बार देख लूँ। पहला, कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। सेकेंड, आजकल यूपीएससी भी हिंदी वाले शब्दों को ना ब्रैकेट में अंग्रेजी को हिंदी इंग्लिश बनाकर वहां पर लिख देता है। लेकिन अगर परिचित
गद्यांश में जार्गन्स बहुत ज्यादा है, ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप उन्हीं गद्यांश को पहले सेलेक्ट कर लीजिए जिन विषयों में आप कंफर्टेबल हैं या जिन विषयों में आप परिचित। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मेरा कट ऑफ तय है, मुझे केवल और केवल 67.5 यानी 27 क्वेश्चन ही सही करने हैं, तो मेरे को वहां पर डिफिकल्टी पे नहीं जाना है। पहले घंटे में यह सुनिश्चित कर लेना है कि मैं अपने कट ऑफ का 80 to 85% में पहले घंटे में ही कन्वर्ट कर लूं, तो सेकंड आवर में आप आराम से बाकी ऑप्शंस को देख पाएंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल है विद्यार्थियों कि उस 2 घंटे में एक दो गद्यांश तो ऐसे मिलेंगे ही जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये नेचुरल है, इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। कोई और? ठीक है स्टूडेंट, फिर आपकी मैथ्स और रीजनिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।